क्या इंसान को सफलता पाने के लिए बुद्धिमान होना ज़रूरी है, या बिना परफेक्ट रहकर भी वो सफल और कामयाब इंसान बन सकता है? अगर बन सकता है तो कैसे? इसका जवाब आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर पता चल जाएगा। तो पेश आज की मूवी जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, ब्रॉट यू बाय मूवी क्रेव। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1994 में और इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.8 है और इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिल चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बस स्टॉप पर बैठा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आकर बैठती है। वो आदमी उसे अपना नाम बताता है। उसका नाम फॉरेस्ट गंप होता है। वो उस लेडी को एक चॉकलेट का डब्बा देता है और कहता है कि मैं ऐसे 1.5 लाख चॉकलेट खा सकता हूँ। उसके बाद वो उस लेडी के जूते की तारीफ करता है। ये जूते जरूर आरामदायक होंगे, फॉरेस्ट गंप कहता है। काश मेरे पास भी ऐसे जूते होते। वो कहता है कि उसने अपने जीवन में ऐसे कई जूते पहने हुए हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप एक बच्चा है और वो डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर उसे एक अजीब से लोहे के बने जूते पहनाता है। दरअसल उसकी हड्डी टेढ़ी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट को उन जूतों में चलने में बड़ी परेशानी होती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। ऊपर वाला अगर सबको एक जैसा बनाना चाहता तो वो सबको ब्रेसेस पहनाता। हर इंसान अलग होता है, वैसे ही तुम भी अलग हो। फॉरेस्ट की मॉम उसमें एक पॉजिटिविटी भर देती है। फॉरेस्ट की मॉम चाहती है कि उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, इसीलिए वो उसे ग्रीनबो काउंटी सेंट्रल स्कूल ले जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि फॉरेस्ट का IQ बहुत कम है। वो फॉरेस्ट के एडमिशन के लिए मना करता है, मगर फॉरेस्ट की मॉम उसे उसी स्कूल में पढ़ाना चाहती है। वो प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या कोई रास्ता नहीं है। अब एक रात को फॉरेस्ट घर के बाहर बैठा होता है और अंदर कमरे में से बहुत तेज तेज आवाज आ रही होती है। कुछ देर बाद स्कूल का प्रिंसिपल कमरे से बाहर आता है। वो फॉरेस्ट को कहता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी बहुत चिंता है। और फॉरेस्ट तभी अचानक वही आवाज़ निकालने लगता है जैसी आवाज़ कुछ देर पहले कमरे से आ रही थी। प्रिंसिपल तुरंत वहाँ से चला जाता है। दरअसल फॉरेस्ट की मॉम फॉरेस्ट के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल के साथ इंटीमेट होती है। फॉरेस्ट की मॉम अकेली होती है, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी पूरी उन पर ही होती है। वो अपने घर के कमरे किराए पर देती है आने जाने वाले लोगों को, इसीलिए उनका घर हमेशा भरा होता है। एक बार एक नौजवान लड़का उनके घर आता है जिसके पास एक गिटार होता है। उसका नाम एल्विस प्रिस्ली होता है। वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन होता है 90s का। वो एक गिटार का धुन बजाता है जिस पर फॉरेस्ट एक अजीब सा फनी डांस स्टेप करता है। एक रात फॉरेस्ट अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम टीवी में उस म्यूजिशियन को वही डांस स्टेप करते हुए देखती है जो डांस स्टेप फॉरेस्ट का होता है। और वो उस डांस स्टेप को करके वो म्यूजिशियन बहुत फेमस हो चुका होता है। फॉरेस्ट और उसकी मॉम को ये देखकर कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। अब फॉरेस्ट पहली बार स्कूल जा रहा होता है और जब उसकी बस आती है वो अंदर जाता है, मगर उसे अपने साथ में कोई नहीं बिठाता है। वो बहुत निराश हो जाता है, मगर एक लड़की होती है जो फॉरेस्ट को अपने साथ में बैठने देती है। उसका नाम जेनी होता है। वो फॉरेस्ट से पूछती है कि तुम्हारे टांगों को क्या हुआ है। वो कहता है कि मेरी टांगे बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। दोनों में बहुत दोस्ती बढ़ने लगती है। ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अब एक दिन जेनी और फॉरेस्ट स्कूल जा रहे होते हैं, तभी कुछ बच्चे फॉरेस्ट को पत्थर मारते हैं, उसे परेशान करते हैं क्योंकि वो औरों जैसा नॉर्मल नहीं होता। जेनी फॉरेस्ट से वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो जैसे तैसे अपने जूतों के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो बच्चे भी अपने साइकिल से उसका पीछा करते हैं। फॉरेस्ट अपनी पूरी जान लगा देता है और वहाँ से भागने लगता है। कुछ देर भागते भागते उसके ब्रेसेस खुलने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उसके ब्रेसेस पूरी तरीके से खुल जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, और वो बहुत तेज़ भागने लगता है। उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो बच्चे साइकिल से उसे नहीं पकड़ पाते और फॉरेस्ट को पहली बार पता चलता है कि वो गोली के रफ्तार से भाग सकता है। अब एक दिन जेनी उसे कहती है कि उसे रात में अकेले सोने में डर लगता है, तो फॉरेस्ट और जेनी एक साथ सो जाते हैं। दरअसल जेनी ने फॉरेस्ट को झूठ बोला था। अगले सीन में जेनी और फॉरेस्ट को देखते जो अब बड़े हो चुके होते। ये दोनों हाई स्कूल जा रहे होते। तभी वो लड़के जो बचपन में फॉरेस्ट को परेशान करते थे वो वहाँ आ जाते और वो फिर से फॉरेस्ट को परेशान करते। वो उसे पत्थर मारते। फॉरेस्ट वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक गेम फील्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर एक गेम चल रहा होता है जो कि कुछ हद तक फुटबॉल जैसा ही होता है, जिसमें गेंद को हाथों में लेकर भागना पड़ता है। उसके भागने की स्पीड को कोच देख लेता है। वो पूछता है कि ये कौन है। कोच पूछता है कि ये आदमी कौन है। लोग बताते हैं कि इसका नाम फॉरेस्ट गम है और ये एक लोकल इडियट है। कोच फॉरेस्ट को उस टीम में शामिल कर लेते हैं, यानी कि अब फॉरेस्ट उस गेम में शामिल है। जब भी फॉरेस्ट के हाथ में बॉल आती थी तो उस बॉल को लेकर सीधा भागने लगता था।
उसे रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उसे बस इतना पता है कि उसके हाथ में जब भी बॉल आएगा तो उसे सीधा भागना ही है। कभी कभी तो बॉल लेकर फॉरेस्ट गम अपने घर चला जाता था। इसी तरह 5 साल बीत जाता है। अब फॉरेस्ट को कॉलेज डिग्री मिल जाती है। वो अपनी मॉम के साथ होता है, तभी एक आर्मी ऑफिसर उसे एक पैम्पलेट देते हुए आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है और अब फॉरेस्ट गम आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बस में जाता है। उस बस में और भी सोल्जर्स होते हैं। वो ड्राइवर से अपना नाम कहता है। वो ड्राइवर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। ड्राइवर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गंदी नाली के कीड़े, पीछे जाकर बैठ जाओ। फॉरेस्ट को अपने साथ में बस में कोई नहीं बिठा था, मगर एक आदमी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। उसका नाम बेंजामिन बुफर्ड ब्लू होता है। सब उसे बब्बा बुलाते हैं। बब्बा कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी श्रिम्प बोट पर निकाली है। उसकी माँ झींगे पकाती थी, उसकी माँ की माँ भी झींगे पकाती थी और उसकी माँ की माँ की माँ भी झींगे पकाती थी। दरअसल बब्बा बस हमेशा झींगे की ही बात करता है। अगले सीन में सोल्जर सर्जेंट के सामने होते हैं। सर्जेंट फॉरेस्ट गम से पूछता है कि आर्मी में तुम्हारा एकमात्र पर्पस क्या है। वो कहता है कि बस आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना। सर्जेंट उससे इंप्रेस होकर कहता है कि तुम एक जीनियस हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा IQ 160 होगा और ये आज तक का सबसे अच्छा जवाब है। अब अगले दिन सारे सोल्जर्स को एक टास्क दिया जाता है जिसमें सोल्जर्स को अपने अपने गन्स को असेंबल करना होता है। फॉरेस्ट गम अपनी गन को पलक झपकते ही असेंबल कर लेता है और लोड भी कर लेता है। ये देखकर सर्जेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सर्जेंट कहता है कि ये तो आज तक का नया कंपनी रिकॉर्ड है। सर्जेंट कहता है कि तुम किसी दिन जरूर जनरल बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप अपनी बेड पर लेटा होता है। तभी एक सोल्जर उसके तरफ एक मैगजीन को फेंकता है। उस मैगजीन में जेनी के न्यूड पिक्स होते हैं। फॉरेस्ट ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जेनी को अब स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, मगर एक थिएटर का मालिक उन पिक्स को देखकर जेनी को थिएटर में सिंगर का काम दे देता है। फॉरेस्ट बस पकड़कर जेनी का शो देखने जाता है। वहां पहुंचकर फॉरेस्ट देखता है कि एक आदमी जेनी के साथ में बदतमीजी कर रहा होता है। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फॉरेस्ट उस आदमी को बहुत मारता है और जेनी वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। वो फॉरेस्ट से कहती है कि तुम हमेशा मेरी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद फॉरेस्ट जेनी को आई लव यू कहता है। जेनी कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। ये बोलते बोलते वो रेलिंग पर चढ़ने लगती है। दरअसल वो अपने लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, इसीलिए उसके मन में सुसाइड थॉट्स चल रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें से कोई जेनी को आवाज़ देता है और वो उसके साथ में जा रही होती है। जाते जाते जेनी फॉरेस्ट से एक वादा लेकर जाती है कि तुम वॉर में कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम्हारी जान को कोई खतरा है तो तुम वहां से सीधे भाग जाओगे। दरअसल फॉरेस्ट जेनी को बताता है कि उसे वॉर के लिए वियतनाम भेज रहे हैं। अब सारे सोल्जर्स वियतनाम में होते हैं। बब्बा फॉरेस्ट से कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद में वो एक बोट लेगा और झींगे पकड़ेगा और खाने में भी झींगे ही खाएगा। वो फॉरेस्ट को अपने साथ में काम करने का ऑफर दे रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लेफ्टिनेंट डैंग होता है। वो इन दोनों को लड़ाई के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा होता है। अब वियतनाम में काफी दिनों से बारिश हो रही होती है। बब्बा फॉरेस्ट से कहता है कि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है झींगे के बिजनेस का, क्या तुम मेरे साथ में काम करोगे? जितना भी प्रॉफिट होगा हम आपस में ही बांट लेंगे। बब्बा कहता है मैं बोट खरीदूंगा और उस बोट का कैप्टन बनूंगा। फॉरेस्ट उसकी बातें सुनकर राजी हो जाता है। अब एक दिन बारिश रुक जाती है और वियतनाम में वॉर शुरू हो जाता है। वॉर में काफ़ी सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। फॉरेस्ट को जेनी को दिया वादा याद आ जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है, मगर वो बब्बा को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो बब्बा को लेने के लिए वापस जाता है। मगर हर बार वो किसी और सोल्जर को ले आता है। उसे लेफ्टिनेंट डैंग मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं। डैंग फॉरेस्ट को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर फॉरेस्ट उसे भी बचा लेता है। वो डैंग को सुरक्षित जगह पर छोड़कर बब्बा को लेने के लिए वापस जाता है। उसे पत्तों के नीचे से कोई आवाज़ देता है। ये बब्बा होता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और वो फॉरेस्ट के बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। आगे हम हॉस्पिटल में लेफ्टिनेंट डैंग को देखते हैं जिसकी अब टांगे नहीं होती है। डॉक्टर ने उसकी दोनों टांगे काट दी है। पास के बेड पे ही फॉरेस्ट गंप भी होता है जो कि मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है, जिसे किसी बात की फिक्र नहीं होती, जबकि गोली उसे भी लगी होती है और गोली फॉरेस्ट गंप के बट पे लगी होती है। अगले सीन में एक सोल्जर को पिंग पोंग खेलते दिखाई देते हैं। वो फॉरेस्ट से कहता है कि इस गेम का एक ही रूल है कि अपनी नजर बॉल से मत हटाना। उस दिन के बाद से पिंग पोंग खेलना फॉरेस्ट गंप की आदत बन जाती है। वो इतने अच्छे से खेलना सीख जाता है कि जब वो खेल रहा होता है तो सारे सोल्जर्स बैठकर उसे खेलते हुए देखते हैं। अब रात में फॉरेस्ट अपनी बेड पर होता है, तभी लेफ्टिनेंट डैंग वहां आ जाता है और वो फॉरेस्ट गंप के कॉलर को पकड़ लेता है। डैंग फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसकी वजह से उसे अब अपाइज की जिंदगी जीनी पड़ेगी।
डैंग कहता है कि हम सब की अपनी किस्मत होती है, मेरे किस्मत में जंग के मैदान में सम्मान के साथ मरना लिखा था, मगर तुमने मुझे बचाकर मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गंप को सरकार की तरफ से मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसकी माँ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फॉरेस्ट गंप स्टेज पर वियतनाम के लड़ाई के बारे में सबको बताता है। तभी वहाँ भीड़ से एक लड़की की आवाज आती है, ये जेनी होती है। जेनी और फॉरेस्ट लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जेनी अपने बॉयफ्रेंड से फॉरेस्ट को मिलवाती है। उसका नाम विस्ली होता है। विस्ली और जेनी के बीच में तभी एक लड़ाई हो जाती है, जिस पर विस्ली जेनी पर हाथ उठा देता है। ये देखकर फॉरेस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को पीट देता है। फॉरेस्ट और जेनी अब एक दूसरे के साथ होते हैं। जेनी बताती है कि कैसे वो एक हिप्पी बन गई थी और वो फॉरेस्ट को अपनी सारी बात बताती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड विस्ली वहाँ आता है और वो जेनी को अपने साथ में चलने के लिए कहता है। जेनी फॉरेस्ट को कहती है कि हम दोनों की जिंदगी अलग है। ये कहकर वो विस्ली के साथ चली जाती है और ये दोनों एक बार फिर अलग हो जाते हैं। वहीं फॉरेस्ट गम अब इतना अच्छा पिंग पोंग खेलता है कि वो एक नेशनल लेवल प्लेयर बन चुका है। वो पिंग पोंग खेलने के लिए उसे चाइना भेजा जाता है। अब वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वो कहता है कि पिंग पोंग खेलने के लिए मुझे चाइना भेज दिया, ये तो मैं अपने देश में भी खेल सकता था। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट डैंग से मिलता है। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो फॉरेस्ट से कहता है कि सरकार ने एक बेवकूफ को आर्मी में रखा है और एक बेवकूफ को मेडल दिया है। फॉरेस्ट ये सब सुनकर उससे बस यस सर कहता है। वो डैंग से कहता है कि सर्विसेज से रिटायर होने पर वो एक शिप लेगा जिसका वो कैप्टन बनेगा और झींगे पकड़ेगा, क्योंकि उसने बब्बा को वादा किया था। उसकी बात सुनकर डैंग हंसने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए जरूर आऊंगा। और अब वो दिन आ जाता है जब फॉरेस्ट गम रिटायर हो जाता है। वो सीधा बब्बा के घर जाता है। उसकी मॉम से मिलकर कहता है कि मैंने बब्बा से वादा किया था कि मैं और वो श्रिम्प का बिजनेस करेंगे और पार्टनर बनेंगे। उसकी मॉम फॉरेस्ट से कहती है कि क्या तुम पागल हो। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गम को आर्मी से बहुत सारे पैसे आते हैं, जिससे वो एक शिप ले लेता है, मगर वो एक दो झींगे ही पकड़ पाता है। तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अपने बोट का कोई नाम रखना चाहिए। बिना नाम के बोट में मनुष्य अच्छाई होती है। फॉरेस्ट गम अपने शिप का नाम जेनी रखता है, क्योंकि वो उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक दिन लेफ्टिनेंट डैंग वहां आता है, जो फॉरेस्ट गम को झींगे पकड़ रहा होता है। डैंग को देखकर वो अपनी चलती नाव से ही कूद जाता है और लेफ्टिनेंट डैंग के पास पहुंचता है। डैंग कहता है कि मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ। अब लेफ्टिनेंट डैंग उसे झींगे पकड़ना सिखाता है। ये दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं, मगर इनके हाथ में सिर्फ कबाड़ और कचरा ही लगता है। अब न्यूज में दिखाया जाता है कि तूफान की वजह से सबके नाव बर्बाद हो गए, बस एक बोट सेफ होता है, जो कि फॉरेस्ट गम का होता है। इन दोनों के जाल में बहुत सारे झींगे फंसते हैं। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये उन झींगों को बेचकर अब बहुत ज्यादा अमीर भी हो गए हैं। अब एक रोज फॉरेस्ट गम को न्यूज मिलता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। ये सुनकर वो चलती नाव से ही छलांग लगा देता है और सीधे अपनी माँ के पास पहुंचता है। पर कुछ दिन के बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब वो फैसला करता है कि वो अब अपने घर पर ही रहेगा और वो वापस लेफ्टिनेंट डैंग के पास नहीं जाएगा। अब एक दिन लेफ्टिनेंट डैंग का मैसेज आता है, यानी लेटर आता है फॉरेस्ट गम को, जिसमें ये लिखा होता है कि लेफ्टिनेंट डैंग ने फॉरेस्ट के सारे पैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। अब गम के पास पैसों की कमी नहीं होती है। वो उन पैसों की चैरिटी करता है। कुछ पैसे हॉस्पिटल में देता है, कुछ चर्च में, और कुछ पैसे बब्बा की मॉम को भी देता है। अब एक दिन फॉरेस्ट गम गार्डनिंग कर रहा होता है। तभी जेनी को वो बहुत मिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जेनी सामने से आ रही होती है। उसकी मॉम नहीं होती और उसके डैड उसे बहुत परेशान करते थे। जेनी अपने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी थी। जवानी में वो ड्रग एडिक्ट बन जाती है और प्रोस्टिट्यूशन में फंस जाती है। अब वो फॉरेस्ट के पास आ गई है। ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश है। फॉरेस्ट गम उससे बातें करता रहता है और जेनी बस उसे सुनती रहती। वक्त बीतते जाता है। एक दिन गम्प जेनी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, और ये कहने के बाद उस रात ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह फॉरेस्ट को देखते हैं, जो जेनी को ढूंढ रहा होता है, और जेनी अब वहां से जा चुकी होती है और फॉरेस्ट गंप एक बार फिर अकेला पड़ जाता है। इस बात से वो इतना दुखी हो जाता है कि वो भागने का फैसला करता है और वो कई दिनों तक, महीनों तक भागता रहता है। सब उससे पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। वो कुछ नहीं कहता। इतने लंबे समय तक भागते रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है। उससे भागते देख बहुत सारे लोग उससे जुड़ने भी लगते हैं। अब एक दिन वो रुकता है और रुककर बस एक चीज कहता है कि मैं थक गया और मुझे घर लौटना है। घर आने पर उसे जेनी का एक लेटर मिलता है, जिसमें जेनी ने फॉरेस्ट को अपने पास बुलाया होता है। अब कहानी वहीं से प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपने साथ में बैठी लेडी को अपना पूरा कहानी बता रहा होता है। तब वो उस लेडी को अपना वो एड्रेस दिखाता है और पूछता है कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। लेडी बताती है कि ये एड्रेस पर जाने के लिए तुम्हें बस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एड्रेस पास ही में और तुम पैदल ही जा सकते हो। वो भागता हुआ उस एड्रेस पर पहुंचता है। वो पहुंचने पर वहाँ पर जेनी मिलती। जेनी गम्प को अपने बच्चे से इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस कराती है। वो बताती है कि इसका नाम भी गम्प है और ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जेनी बताती है कि उसके शरीर में कोई वायरस है जिसकी वजह से अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। गम्प कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। जेनी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब वो दिन आ जाता है जब जेनी और फॉरेस्ट गम्प की शादी हो रही होती है। लेफ्टिनेंट डैंग भी उसकी शादी में आता है। अब लेफ्टिनेंट डैंग ने भी शादी कर ली है और उसने अपने लिए नकली पैर भी लगवा लिए। शादी के कुछ समय बाद जेनी गुजर जाती है, मगर छोटा फॉरेस्ट गम्प उसके साथ होता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। वो अपने सारा समय लिटिल फॉरेस्ट गम्प के साथ ही बिताता है। आखिर में दिखाया जाता है कि वो लिटिल गम्प को स्कूल बस के पास छोड़ने जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ बचपन में उसे छोड़ने आती थी। लिटिल गम्प बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। फॉरेस्ट गम्प अपने बचपन में एक लो IQ वाला बच्चा होता है। बावजूद इसके उसका डांस कॉपी करके एक म्यूजिशियन बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर वो सेना में जाता है जहाँ पर उसे मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है, जिसके बाद वो चाइना जाकर पिंग पोंग भी खेलता है। उसने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ इसीलिए हासिल कर पाया क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है फुल फोकस्ड होकर किया है। आशा करता हूँ ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो धन्यवाद।